लेबनान में हो या ईरान के खिलाफ, तो परमाणु बम का टेस्ट किया जा सकता है। फतवे को जो मुस्तफा के वालिद साहब ने दिया था कि बम नहीं बनाएंगे, तो इसको रिव्यू करके विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर जारहाना हमला लगातार रहता है। क्या और तेल पेट्रोल महंगा होगा, गैस मिलना और मुश्किल होगा, या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है? इजराइल और नेतन्याहू जब तक वो सत्ता में रहेंगे वो जंग चाहेंगे। अरब हुकूमतें सोचने की तरफ बढ़ने लगी हैं, अमेरिका के फौजी अड्डों को दोबारा बनाने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है किसी भी सतह पर। कि अरब जो है अब वो मान के चल रहे हैं कि अमेरिका उनका दिफा नहीं कर सकता 100%। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिशों को आप लगातार पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि तमाम जो खबरें हम देते हैं वो कंफर्म सोर्सेज के आने वाली खबरें देते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं, ताकि आप वेस्टर्न मीडिया, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचे रहें और सही सूरत हाल आपके सामने रहे। इस वक्त आज मैं बात कर रहा हूं एक बार फिर जनाब आफ्ताब कमाल पाशा, जिन्हें डॉक्टर ए.के. पाशा भी कहा जाता है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया है और उस पूरे इलाके को नज़दीक से देखा है। दर्जनों किताबें लिखी हैं। वो बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं। आज हम उनसे ये समझेंगे कि आखिर ये 90 दिन से ज्यादा हो गए ईरान के लोग रोजाना रात में सड़कों पर आते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये है कि 2 दिन पहले नेतन्याहू से बात करते करते वो गालियां बकने लगते हैं और एक फिर बयान देते हैं एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कि ईरान के साथ अमन समझौता जंग में जीत से बेहतर है। यानी एक तरह से पूरी सरेंडर जैसी हालत है। ऐसी हालत में अब ये इलाका किधर जाएगा? क्या ये अरब मुल्क पूरी तरह से ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या ये कुवैत पर जो जवाबी हमला हुआ है कल, उसके क्या मानी है? ये सारी चीज़ें, तमाम सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन आपको काफ़ी पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं आपकी राय। क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त ऐसे हालत में जब जंग यहां तक पहुंची और अभी भी ईरान पूरी तरह से तैयार है? कहा यह जा रहा है कि अगर इस बार जंग छेड़ी तो ईरान बहुत ही भरपूर जवाब देने वाला है। हो सकता है इजराइल के लिए बहुत ही फैसला कुन कुछ हो जाए। क्या देख रहे हैं आप? जी, शुक्रिया काजमी साहब। देखिए, ये जो सीज फायर हुआ है 8 अप्रैल को, उसके बाद से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों के बीच में, मध्यस्थता जो पाकिस्तान और उसके बाद कतार ने भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बातचीत चल रही है और ड्राफ्ट और नए ड्राफ्ट लगातार एक्सचेंज होते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। ईरान अपने शराइत पे तुला हुआ है कि आप पहले जंग खत्म करिए और दूसरी बात आप कॉम्पनसेशन और सैंक्शंस और फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स की बातचीत कीजिए, और तीसरे मरले पे हम न्यूक्लियर इश्यू और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करेंगे। तो ये बहुत साफ है ईरान का स्टैंड। लेकिन जब भी ट्रंप इसको एक्सेप्ट करने जाते हैं तो नेतन्याहू की तरफ से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और वो पीछे हट जाते हैं, और नेतन्याहू के दबाव में आके ये कहीं ईरानी जहाज पे बमबारी करते हैं या उनके टेलीकम्युनिकेशन या हॉर्मुज की तरफ बमबारी करते हैं और वो कड़ा रवैया इख्तियार करते हैं, जो कि ईरान देखता आ रहा है और कुछ हफ्तों तक उन्होंने चुप रहा। तो अब जो हमला हुआ ईरानी जहाज पे, तेल के जहाज पे और टेलीकम्युनिकेशन टावर पे जो
हमला हुआ, उसका फौरन घंटों के अंदर ही ईरान ने फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स बहरीन में और यूएस बेस जो है और कुवैती एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ईरान जो है हाई अलर्ट पे है कि कोई भी अब कार्रवाई होती है, मिलिट्री कार्रवाई ईरान पे, फौरन उसका जवाब देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर इजराइल जारहाना हमला जुनूबी लेबनान में या हिजबुल्लाह पे करता रहता है, तो उन्होंने शुमाली इजराइल में जो भी इजरायली हैं उनको वहां से खाली करने की हिदायत भी दी। और उन्होंने ये भी धमकी दी कि वहां भी बमबारी हो सकती है। तो इसके अलावा 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। ये तो ये फौजी कार्रवाई जो कि अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि पिछली 2-3 बार उन्होंने हमला किया और ईरान चुपचाप सहता रहा है। तो अब दूसरा नया जो धमाकेदार इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि मुस्तफा खामनाई ने क्लियर स्टैंड लिया है कि अगर यह सीज़फायर का उल्लंघन होता है अमेरिका से, और बार बार धमकियां दी जाती हैं और बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि एग्रीमेंट हो गया है या होने वाला है, जो कि अब्बास अराची ने भी कहा है कि अभी काफी दूर हैं हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, और दोनों के बीच में काफी दरार है। तो उन्होंने पेजिशकियान के जरिए शहबाज शरीफ को बताया कि हम अगर सीज़फायर का उल्लंघन होता है, चाहे फिर लेबनान में हो या हमारे ऊपर हो, तो हम न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है मुस्तफा खामनाई के द्वारा या प्रेसिडेंट पेजिशकियान के द्वारा। कई मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट पूरी दुनिया भर में इस पर चर्चा कर रहे हैं, और ये शायद रिलायबल है मेरे हिसाब से कि ये सलाहियत ईरान के पास है, या तो अपने आप में बनाया है या तो पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया या रूस की मदद से उन्होंने ये डिवाइस या डिवाइसेस एक से बढ़ के बना लिए हैं। और वो इस फतवे को जो मुस्तफा के वालिद साहब ने दिया था कि बम नहीं बनाएंगे, तो इसको रिव्यू करके विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर जारहाना हमला लगाता रहता है। कि तीसरी बार ये अमेरिका से ये धोखेबाजी हो रही है। पिछले साल जून में हुआ जब बातचीत हो रही थी, इस बार भी ओमान से जब फरवरी में बातचीत हो रही थी अमेरिका ने बमबारी की, और ये तीसरी बार भी हो रहा है जब सीज़फायर आमादा हुए हैं दोनों पार्टी, तो बार बार उल्लंघन होता है और इजराइल को खुले छूट दी गई है लेबनान में जारहियत वहां करने के लिए। जी। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं कि अब मुश्तबा खामेनाई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई ने वो साफ कह दिया है कि अगर फिर खिलाफ वर्जी हुई, चाहे वो लेबनान में हो या ईरान के खिलाफ, तो परमाणु बम का टेस्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी ईरान की अब तक की पॉलिसी में। जो फतवा था आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई जो शहीद लीडर हैं, उससे अब जरा हट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि कब तक सब्र करें सामने वाले की शैतानी का, हमलों का। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां तक बात आ गई है तो एक दो चीजें और होती हुई नजर आ रही हैं। हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल, उसमें तो साथ में ओमान तो बिल्कुल उसके साथ है ही, क्योंकि उससे जो फायदे होंगे उसका हिस्सेदार भी है ओमान। एक और बयान सामने आया कतर की तरफ से कि अगर यहां से गुजारने की फीस देनी भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। यानी एक तरह से अरब मुल्कों में ये अब सोच बननी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या उस तरफ अब तेजी से जाएंगे? क्या अब माइनस अमेरिका अब अरब हुकूमतें सोचने की तरफ बढ़ने लगी हैं? अमेरिका के फौजी अड्डों को दोबारा बनाने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है किसी भी सतह पर। अब क्या लगता है कि इन अरब हुकूमतों का आगे आगे और रवैया क्या होगा? जी, मैं आपके सवाल को जवाब देने से पहले एक बात बता दूं कि जब ये बात पेजिशकियान और शहबाज शरीफ की हुई, तो ये ओपन टेलीफोन लाइन में बात हुई
और इसको मोसाद और CIA और दूसरे MI6 भी इसको मॉनिटर करके उनके पास ये बात पहुंच गई है। और ये जानबूझ के सिक्योर लाइन से बात नहीं की है, ओपन लाइन में की है, ताकि जो वो बता रहे हैं पाकिस्तानी वजीर आजम को कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं बोल के उनको भी पता है। तो ये बात पहुंच गई है ट्रंप तक, और इसीलिए जो पहले धमकी देते थे हर सोशल ट्रूथ पे, उनके मीडिया, सोशल मीडिया पे, तो अब वो ट्रंप की तरफ से कम हुए और वो सुलझे हुए हैं। और इसीलिए इतना कुछ उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल होते और तुम्हारी वजह से इजराइल अलग थलग हुआ है, अनपॉपुलर हुआ बोल के। तो अब बागडोर उन्होंने कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि धमकी जो है ईरान की सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की नहीं है और हॉर्मुज को बंद करने की नहीं है, अब न्यूक्लियर वेपन की भी बात होने लगी है, जो कि पिछले 25 सालों से अमेरिका और इजराइल, उनका एक ही मकसद है कि ये ईरान को किसी भी तरह न्यूक्लियर पावर बनने से रोके। जहां तक आपका सवाल अरबों का है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अरब जो है अब वो मान के चल रहे हैं कि अमेरिका उनका दिफा नहीं कर सकता 100%। अभी भी कुछ देश हैं वहां जो अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, जैसे UAE है और कुछ हद तक कतार भी, सेंट्रल कमांड वहां ऑपरेशनल हो रहा है। लेकिन उनको असलियत तब पता चल गई है कि अमेरिका जो है इतना ताकतवर नहीं है जो समझते थे, और ईरान इतना ताकतवर है जो वो इग्नोर कर रहे थे। तो ईरान की ताकत और उसका जो मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, वो इस्तेमाल कर सकता है, और अमेरिका से, इजराइल से और किसी से डरता नहीं है। और उसकी सालमियत पे अगर खतरा होता है तो वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये बहरीन पे और कुवैत पे इसलिए हमला हुआ कि वहां से अमेरिकी फाइटर जेट जो है उड़ के ईरान पे हमला किया, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर और जहाज पे। तो इससे पता चल गया कि ईरान चुप रहने वाला नहीं है, और बार बार उनसे इल्तिजा कर रहा है कि आप अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने से रोकिए, आप अपना टेरिटरी इस्तेमाल करने मत दीजिए, अगर करते हैं तो हम जवाबी हमला करते हैं। तो इसके कुछ हफ्ते पहले ये बात उभर के आ रही थी कि सऊदी अरब जो है नो वॉर पैक्ट ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है, और दूसरे GCC ममालिक को भी वो परसुएट कर रहे हैं कि इसमें शामिल हो, ताकि एक सुलह सफाई हो हमारे रीजनल लेवल पे। और ईरान के साथ हम, जो ओमान कई सालों से कहता आ रहा है कि ईरान के साथ हमें किसी भी हाल में मिलजुल के रहना है और फ्रेंडली दोस्ताना ताल्लुकात रखना है, उसी में हमारी भलाई है और फ्यूचर है बोल के। तो अब जो कतार कहने आ रहा है, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने, वहां के वजीर आजम ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि अगर ईरान पूरा हमला करता है खाड़ी पे और खास तौर पे कतर पे, तो वहां 2-3 दिन बाद पानी पीने के लिए मुहैया नहीं होगा और लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और जो भी हम ढांचा बनाए हैं गल्फ ऑयल मनी से, तेल के पेट्रोल डॉलर से, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। वही थिंकिंग जो सऊदी अरब और कुवैत, UAE और बहरीन में भी है। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि कुछ टोल फी देना उनको कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो अपना एक्सपोर्ट कर देते हैं तेल या गैस, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और ट्रांसपोर्ट कंपनी टैंकर्स की होती है या रिसीविंग कंट्री होती है तेल गैस, उन पे जाता है ये टोल टैक्स, जो भी अब एनवायरमेंटल टैक्स बोल रहे हैं, टोल टैक्स नहीं बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल टैक्स बोल रहे हैं, जो कि जायज है यूनाइटेड नेशंस के रूल्स रेगुलेशन से। क्योंकि अगर वहां तेल टैंकर टकरा के तेल समंदर में जाता है तो उनका टेरिटोरियल वाटर्स में ही नुकसान होता है। तो इसको अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टैक्स बोल रहे हैं ओमान भी। और इसीलिए ट्रंप जो है भड़का गए थे कि ओमान उनका दोस्त ईरान से मिला हुआ है, और दो चौंकाने वाली खबरें हैं। एक तो ट्रंप ने धमकी दी कि हम ओमान को उड़ा देंगे, तो फौरन जो है ईरान ने इसके ऊपर टिप्पणी की और
अगर ओमान पे हमला होता है तो हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे बोल के ईरान की तरफ से बयान आया। और कल एक नेवी का अटेम्प्ट हुआ था हॉर्मुज में। तकरीबन 24 अमेरिकन सेलर्स थे जो एक जहाज में हॉर्मुज की तरफ जा रहे थे, कमांडो ग्रुप, जिसको ओमानी नेवी वाले पकड़ के उसको नाकाम बना दिए। और इसमें कई अमेरिकी सोल्जर्स जख्मी, घायल भी, की जान भी गई बोल के ये ओमान कर रहे हैं। जो कि पहली बार ये देखने में आ रहा है कि ये हमला जो हॉर्मुज में करने वाले थे, तो ओमान ने जो है इसको कंट्रोल कर लिया और ईरान ने इसको वेलकम किया कि ये दोनों देशों में मिलके जो है हॉर्मुज की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फी वो चार्ज करेंगे। और छोटे जहाज जो ओमानी समंदर से जाते हैं वो आना जाना शुरू करते हैं और ईरान को भी टोल ये प्रोटेक्शन फी दे रहे हैं। और कई जहाज 30 से ज्यादा हर 24 घंटे में आना जाना शुरू हो गया है। तो अब ये मामूल होता जा रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान और ओमान दोनों मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ज्यादातर ईरान की टेरिटोरियल वाटर से डीप सी के ऑयल टैंकर्स और ह्यूज बड़े बड़े जहाज वहां से जाते हैं। तो अब इन खाड़ी के देशों को ये पता चल रहा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, ना उनका दिफा कर सकता है, ना हॉर्मुज खोल सकता है, ना रजीम चेंज कर सकता है, ना उनके मिसाइल तबाह कर सकता है, ना उनका बागडोर और उनका सपोर्ट चीन और रूस से आ रहा है उसको कमजोर कर सकता है बोलते। तो अब ये मुतमईन हो रहे हैं कि हमें इनके साथ ही जो है जो सांप की मुंडी काटने की बात कर रहे थे, अब जो है उनको पता चल गया कि सांप धस भी सकता है और उनको ऐसा जहर पिला सकता है कि निस्तो नाबूद हो जाएंगे बोलकर वो डर है। और हर बार वो अमेरिका से गिड़गिड़ा के आग्रह कर रहे हैं कि आप बमबारी मत करिए क्योंकि हमारे देशों के ऊपर वो रिटर्न रिटेलिएशन करेंगे, हमारा नुकसान होगा और ऐसी कुछ हरकत मत कीजिए बोल के पूरे खाड़ी के देश अमेरिका से नाराज हैं कि ये बार बार वो हॉर्मुज खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें जवाबी कार्रवाई जो है इसमें या तो उनके जहाज मारे जाते हैं या उनकी टेरिटरी पे ड्रोन से या मिसाइल्स दागे जाते हैं। जी, आपने अब तक दो बड़ी खबरें दी हैं, बिल्कुल ब्रेकिंग खबर। एक तो परमाणु टेस्ट कर सकता है ईरान और वो मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को, और दूसरे ये कि ओमान ने, जिसको अमेरिकन एलाई समझा जाता था, उसने बाकायदा अमेरिकी फौजियों को एक तरह से गिरफ्तार किया, पकड़ा, जख्मी हुए। ये एक बहुत बड़ी खबर। इसका मतलब ये हुआ आफ्ताब कमाल पाशा साहब के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो अभी तक हमास, हिजबुल्ला, हजदल शाबी इराक, अंसारुल्लाह जिनको हुती कहा जाता है यमन, अब क्या उसी लिस्ट में ओमान को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से ये धोखाबाजी और इलीगल वॉर अमेरिका और इजराइल ने किया है, ये अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। सिर्फ अमेरिका को ही नुकसान नहीं हुआ है या खाड़ी के देशों को ही नुकसान नहीं हुआ, पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। और ये दोनों अग्रेसर हैं, ये हमलावर हैं और ये बता रहे हैं कि ईरान जिम्मेदार है, जो कि गलत है। तो अब अरब खाड़ी के देश ये उनको समझ में आ रहा है कि ये गलत प्रोपेगेंडा करके ईरान को गुनहगार बताना और हमलावर बताना ये बिल्कुल गलत है और इसको सच कभी भी नहीं होगा बोल के ये धीरे धीरे कतार और ओमान और सऊदी अरब के दिमाग में भी जा रहा है कि हम ईरान के साथ मिलजुल के काम करना है और अमेरिका के साथ रहे तो वो चाहे वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की कितनी हिमायत करे वो पता है, लेकिन अब ये जान गए हैं कि ये मल्टीपोलर की वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और ईरान इसमें शामिल है, उनके साथ मिलजुल के काम करना है बोलते अब इनको पता चल गया है। और ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो कि अमेरिका और इजराइल मान के चल रहे थे जब उन्होंने हमला किया ईरान पे 28 फरवरी को कि हमास कमजोर हो गया है, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिए हैं और
सीरिया पे तख्ता पलट दिए हैं और इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स नूरियल मालिकी को वजीर आजम नहीं बनने से रोक लिए हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस ख्वाब में थे कि ईरान कमजोर हो गया और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कमजोर हो गया और ईरान इनकी मदद नहीं कर सकता बोल के वो इल्यूजन में थे, वो ख्वाब में थे। तो अब ये जो है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ रहा है और ईरान को जो है पहले से ही ओमान का सपोर्ट था, वो मध्यस्थता किया लास्ट ईयर भी और इस साल भी, और वो इसलिए भी नाराज हैं अमेरिका से कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने वहां अमेरिका में जाके मार्को रूबियो से इल्तिजा की कि हम एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच गए थे फरवरी में, आपने पूरा खेल बिगाड़ दिया और आपने हमारे से बताया नहीं कि आप हमला करने वाले हैं, इतना बड़ा हमला और इतनी तबाही मचाएंगे ईरान में और खाड़ी में और पूरी दुनिया में। ये ओमानी बहुत नाराज है और इसीलिए उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया जो ट्रंप ने कहा कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में जुड़ जाइए। ना ओमान ने जवाब दिया, ना ये क्या बोलते हैं कतर ने किया, ना सऊदी ने किया, ना कुवैत ने किया। पाकिस्तान ने तो रिजेक्ट कर दिया ये। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और जो प्रेस्टीज है तो बहुत लो पे है और खुद उनके अलाइज जो है, दोस्त जो है, उन पे शक कर रहे हैं कि आप कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं और इजराइल के दबाव में आके हमको नुकसान हो रहा है और हमारी मईशत तबाह हो रही है और हमारी दोस्ती जो है ईरान के साथ आगे बढ़ने से रोक रहे हैं बोल के उनको पता चल गया है। तो मेरे ख्याल से अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओमान पूरी तरह एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट बन गया है, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि किसी न किसी तरह ओमान हूतियों को भी मदद करेगा, क्योंकि अगर हूती रेड सी का जो बाबल मंदब है वो बंद कर दिए तो पूरी दुनिया में और प्रॉब्लम होगा और ओमान को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। तो ज्यादातर वो बाबल मंदब से भेजते हैं तो उनको भी खतरा है। और चूंकि धोफार में कई सदियों तक लड़ाई हुई वहाँ ओमानी सुल्तान के खिलाफ, तो वो दोबारा छिड़ सकती है धोफार में, जो कि बड़ा प्रोविंस है ओमान का और वो बैकवर्ड भी है और यमन से मिलता जुलता है। और ट्राइब्स मैं गया हूँ वहाँ, ट्राइब जो है दोनों तरफ एक ही ट्राइब के लोग रहते हैं, जैसे बहराइन और ईस्टर्न सऊदी अरेबिया, दमाम में वगैरह। तो ये मुमकिन है आगे चल के अगर इसी तरह अमेरिकन इजरायली जारियत जारी रहती है तो ओमान भी जो है ईरान के साथ मिलके, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिल गए हैं वो मैनेजमेंट के लिए, तो आगे चल के और इस पूरे क्षेत्र में जो है काफी बदलाव आने वाला है। क्योंकि अब वो जो भरोसा अमेरिका के ऊपर था, क्योंकि अमेरिका को ओमान ने मसीरा जजीरा जो है अमेरिकन बेसिस को दिए थे, तो उन्होंने प्रिवेंट किया अभी तक कि यहाँ से बमबारी मत करिए क्योंकि हम पे ईरान का हमला होगा बोल के, जैसा दूसरे खाड़ी के देशों को ईरान ने जवाबी हमला में तबाह किया। तो अब चूंकि उनके पास तेल और गैस बहुत कम है और वो गल्फ दूसरे देशों की तुलना में वो गरीब हैं, तो जो कुछ भी उन्होंने डेवलपमेंट अचीव किया है उसे बर्बाद होना नहीं देखना चाहते। और वहाँ के लोग जो है अरब स्प्रिंग के दौरान सड़कों पे आए थे, जिससे सुल्तान काबूस को करप्शन में जो भी मिनिस्टर्स थे उनको निकालना पड़ा और बहुत बारीकी से बच गए वो। तो अब वहाँ बमबारी होती है और तबाही होती है ओमान में, तो वहाँ मोनार्की जो है खतरे में आ जाएगी। तो इस लिहाज से जो है वो बचना चाहते हैं और ईरान से दोस्ती का हाथ पहले ही बटा चुका है और दूसरे देशों को भी वो सलाह दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप सिरातल मुस्तकीम पर चलिए, ये नहीं कि आप व्हाइट हाउस पर निर्भर होकर आपकी तबाही और ज्यादा हो जाए आगे चल।
जी ये ओमान की बैकग्राउंड भी जो आपने दी वो बहुत ही अहम है। बहुत कम लोगों को ये सारी चीजें मालूम है जिस तरह से आपने बताई कि वो हूथियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं खुद ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं और उस नक्शे को जब हम देखें और हूथियों की जो इतनी लंबी स्ट्रगल है उसको देखें तो उसमें मुझे तो बहुत पहले से शक था, कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, कि ईरान से जो मदद पहुंचती होगी, जो भी पहुंचती होगी खुफिया तरीके से, शायद वो ओमान के जरिए। और लेकिन ये एक बात तो और बहुत ही ऑफिशियली क्लियर है कि एक जमाने में जब ये जंग चल रही थी तो यमन के हूती अंसारुल्लाह के नुमाइंदे मस्कत में रह करके ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात, यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे से मुलाकात, सारी सरगर्मियां, डिप्लोमेटिक सरगर्मियां मस्कत से ही होती रही हैं। तो आप इसमें बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि वो और उनकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, एक और पहलू है जो आपने बताया कि ये इल्यूजन में थे कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया, हमास कमजोर हो गया, ईरान कमजोर हो गया, फरवरी में हमला कर दिया, लेकिन अब यहां हालत पहुंच गई, ट्रंप कह रहे हैं कि अमन समझौता ईरान के साथ ज्यादा अच्छा है मैदान जंग में जीतने से। जीतने का लफ्ज अगर हटा दिया जाए मैदान जंग में हारने से तो उनका जुमला बिल्कुल सही मीनिंग लेकर के आएगा। लेकिन ये जो इल्यूजन पैदा होता है, जैसे आपने पहले कहा कि अमेरिका को मजबूत बताया गया था, ईरान को कमजोर बताया गया था, वो भी मीडिया का ही खेल था, और ये वाला भी मीडिया का ही खेल था, जो 28 फरवरी से पहले की जो इमेज थी और जो बाद में अब सामने आई। तो ये मीडिया को जो कंट्रोल कर रहे हैं, कमजोर को मजबूत, मजबूत को कमजोर बता करके सरकारों से गलत फैसले कराते हैं, इसमें कौन कौन है पीछे? थोड़ा सा उस एंगल से भी बात हो जाए तो मैं समझता हूं लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी। जी, मेरी एक स्टूडेंट सीरिया से थी, वो उसने इस पे पीएचडी थीसिस लिखी, मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन मशरिक़ वस्ता में। तो कई थियरीज पढ़ने के बाद मुझे अब ये पता चला कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जूश मीडिया करती है, चाहे वो बीबीसी हो, सीएनएन हो, फॉक्स न्यूज हो, और ये खाड़ी के देश भी वहां से जो बोरो करते हैं मीडिया चैनल, टीवी चैनल्स में, तो ये नैरेटिव जो है वेस्टर्न नैरेटिव, इजरायली नैरेटिव, वहीं से ओरिजिनेट होता है कि ये कॉलोनियल मेंटालिटी की वो सुपीरियर हैं, उनके हथियार सरदार हैं, और चीन, रूस और ईरान तो निकम्मा है बोल के ऐसा प्रोजेक्ट करते थे कि इनके बस की बात नहीं है, ये मुल्लाए हैं, ये सिर्फ 4-4 बीवियों से शादी करते हैं और ऐशो आराम करते हैं बोल के। तो इस तरह का इमेज जो है ये इसी वजह से ये धोखा खाए, ये इस इम्प्रेशन में थे कि ईरान जो है सैंक्शंस की वजह से बेकार हो गया है, ना उनके पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना आर्मी है, और वो खाने पीने के लिए मोहताज हैं, और ये जंग हमारे सुपर पावर से कैसा लड़ सकते हैं या इजराइल के साथ कैसा मुकाबला कर सकते हैं, जबकि मिस्र और सीरिया और उर्दून और सभी हार गए, फलस्तीनी भी हार गए बोलते। तो ये प्रोपेगेंडा जो है, ये सीएन कुवैत गल्फ वार की बात शुरू हुआ जब ये केबल न्यूज नेटवर्क के मॉडरेज ने ले लिया, तो उसके बाद अब जो मोनोपोली है ये मोस्टली जूइश कंट्रोल्ड है अमेरिका में और ब्रिटेन में भी और काफी यूरोपियन देशों में। तो ये जूइश डोमिनेशन न्यूज मीडिया और प्रेस में और हर एक सोर्स में, रॉयटर्स हो या जो भी हो, तो इनका दबदबा इतना गहरा है कि जैसे अब ईरान ने हमला किया बहरीन और कुवैत में 2 दिन पहले, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देखिए, उसमें 2 तस्वीरें हैं, एक बहरीन की, एक कुवैत की, और वो घर हैं, सिविलियन घर हैं, और लगता है कि ईरान ने सिविलियन ठिकानों पे हमला किया इन दोनों खाड़ी के देशों में। लेकिन नीचे बताया गया है कि ये जो है लेबनान के विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, जहां इजराइल ने हमला किया, और छोटे छोटे अल्फाज में लिखा गया है। तो ऐसे इस तरह से जो है लोगों को गुमराह करते हैं कि ईरान जो है फौजी अड्डों पे हमला नहीं किया, सिविलियंस पे किया, और उसी नैरेटिव को बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स न्यूज सब कहने लगे कि इतने सारे मर गए।
लेकिन जो हजारों के मारे जा रहे हैं लेबनान में, गाजा में हर दिन, उसका कोई जिक्र नहीं होता। और इसी तरह जो एंकर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सभी इजराइल में जो हमला हुआ ईरान के द्वारा, इतना बमबारी जो हुई है, नुकसान जो हुआ है, अभी तक वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो यूरोपियन मीडिया हो या अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जो भी है। तो उसी नैरेटिव को यहाँ खाड़ी में भी अमेरिका के दोस्त वही रिपीट करते हैं। हालांकि अल जजीरा कुछ हद तक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स को बुलाता है, ईरानियंस को भी उसमें मौका मिलता है, तो एक नया तजिया मिल सकता है अल जजीरा के द्वारा। बट अदरवाइज ये नैरेटिव अब ये सब कमजोर होता जा रहा है। असलियत जो है अमेरिकी को, यूरोपियन को और दूसरे क्रिश्चियन देशों में अब पता चल रहा है कि इतने दिन की कोशिश के बावजूद एक एग्रीमेंट ईरान से नहीं हुआ और ईरान लगातार अपने डिमांड्स को दोहराता आ रहा है। तो अब बात साबित हो गई है हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और जो उनको वीडियोस मिल रहे हैं और जो नैरेटिव ईरान की तरफ से भी जा रहा है, और जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से ईरान ने बहरीन में नाम और डिटेल्स अमेरिकन मेरिन्स के जो पब्लिश किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हंडाला जो है कोई बेकार कंपनी नहीं है। ये इनके पास काफी खुफिया इंफॉर्मेशन है और पूरी दुनिया पे रिवील कर रहे हैं बोल के। तो सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, ड्रोन्स ही नहीं और लीडरशिप ही नहीं, और या हर दिन रात जो ईरानी सड़कों पे आके हुकूमत के जो हिमायत करते हैं, ये सब अब उनके दिमाग में जा रहा है कि ईरान काफी ताकतवर है। और खुद ईरान, ट्रंप ने कहा कि ये काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हैं और ये ताकतवर हैं और जंग से काम होने वाला नहीं है, आगे गाड़ी बढ़ने वाली नहीं है। तो वो पंचर हो गई है अमेरिका की और इजराइल की गाड़ी एक एक पहिए में। तो अमेरिका को और इजराइल को पता चल रहा है कि ये स्पेयर व्हील नहीं है उनके पास कि व्हील चेंज करके आगे बमबारी करके धमकाया जाए बोलते। तो ये नैरेटिव कंप्लीटली बदल गया है। और ट्रंप की ये जो पॉपुलैरिटी जो 28 फरवरी की थी, अब उसके घट के जो है 62% अमेरिका के कौम अवाम जो है ये ईरान जंग को अपोज कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ भी हो गए हैं वहाँ लोग। तो ये नैरेटिव जो है धीरे धीरे ईरान के हक में हो गया है और इजराइल और अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ हो गया, जिससे वो परेशान है कि जितनी देर ये मेमोरेंडम साइन नहीं होगा वो एक्सपोज हो जाएंगे और उनकी हार पता चल गया जाएगा कि ईरान ने इनको हराया है और वो अपर हैंड रखता है, और इसीलिए वो अपने डिमांड्स पे जुड़ा हुआ है और वो एक्सेप्ट करना हुआ है बोलते बात जहन में जा रही है ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन को। और जो ज़ायनिस्ट मीडिया है वो भी काफी परेशान है कि जो सच है, जो उबल के जो आ रहा है, वो सभी को पता चल रहा है कि ईरान का पल्ला भारी है और इन्होंने हारा है। और उनकी डिमांड्स को, शर्तों को, खास तौर पे कॉम्पनसेशन का $300 बिलियन का, और जरा कुशनर भी आगे आगे आ रहे हैं कि उनकी कंपनी अपनी को दिया जाए रिकंस्ट्रक्शन में ताकि वो पैसे बनाए बोलते। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, अहमक नहीं है ईरान की उनके ट्रैप में फंस जाए। तो ये नैरेटिव पूरा कंप्लीटली ओवरटर्न हो गया है यहूदियों की ज़ायनिस्ट लॉबी के कोशिश के बावजूद, और CNN और फॉक्स न्यूज के बावजूद। और ये सब धीरे धीरे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, अब सभी अखबारों में धीरे धीरे वो पता हो रहा है हमको कि ट्रुथ को छुपाया नहीं जा सकता है। ईरान जो है उसको बताना पड़ेगा कि ईरान ताकतवर क्यों है, हॉर्मुज़ क्यों बंद पड़ा है और जवाबी हमले इतने बड़े पैमाने पे क्यों हो रहे हैं। जी
ज़ायनिस्ट मीडिया का कमाल है ये कि खुद अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमतों से गलत फैसले कराता है, और हमारा भारत भी उससे बाहर नहीं है। हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल कवरेज उन्हीं वेस्टर्न सोर्सेज से, ज़ायनिस्ट मीडिया से ली जाती है। मैं एक तजर्बा थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट में। 2003 में सईद नकवी साहब ने सरकार को समझाया था कि इराक जंग हमें खुद कवर करनी चाहिए, वेस्टर्न सोर्सेज से नहीं। वो प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हमारे यहाँ दूरदर्शन में, भारत सरकार में ये बात अमेरिकन लॉबी ने जो है वो उन पे दबाव डाला और वो प्रोग्राम बंद करा दिया। मैं खुद उस टीम का हिस्सा था 2003 इराक जंग कवर करने के लिए, जिसमें सतीश जैकब थे और कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे। वेस्टर्न मीडिया का इतना असर है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना है, इजरायली इन्फ्लुएंस इतना है कि हमें सही बातें नहीं बताई जाती। हम जैसे चैनल कुछ इस मौके पर जो खबरें आपको मुसलसल दे रहे हैं वो उसी प्रोपेगेंडे से बचाने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। अच्छा, अब पाशा साहब ये बताइए, हालांकि आपने काफी हद तक उसको कवर कर लिया और बहुत सी चीजें बता दी, लेकिन एक जो सवाल बार बार हॉन्ट करता है, और गालिबन इस सवाल से आपको भी शायद बहुत अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो सवाल हॉन्ट यही करता है, क्या फिर जंग होगी? क्या और तेल पेट्रोल महंगा होगा? गैस मिलना और मुश्किल होगा? या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है? एक नॉर्मलाइजेशन लफ्ज इस्तेमाल किया गया ट्रंप के जरिए कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लें। मैं नॉर्मलाइजेशन जो कह रहा हूं वो हॉर्मुज में रोजाना 25-30 जहाजों का गुजरना, अरब मुल्कों का ईरान को एक्सेप्ट करना, और नेतन्याहू का ट्रंप का ये कहना कि अमन मुआहदा ज्यादा बेहतर है जंग जीतने से, यानी जंग हारने से। क्या लगता है, क्या फिर जंग होगी? देखिए, इसमें दो नजरिए हैं। एक तो इजराइल और नेतन्याहू जब तक वो सत्ता में रहेंगे वो जंग चाहेंगे, वो हमला करना चाहते हैं, और 30-35 जो अड्डे उनके हैं बाकी जो इस पे निशाना बनाना चाहते हैं उसको तहस नहस करना चाहते हैं। और वो जो डेविड बर्निया जो मोसाद चीफ थे, उनको जो धक्का पहुंचा जब ईरानी बगावत नहीं करे 28 फरवरी के बाद, तो ये जो है ये अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मोसाद अपनी डिफीट मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वो साजिश कर रहे हैं। जो मोसाद एजेंट्स हैं ईरान में अभी भी पकड़े जा रहे हैं, उनको फांसी दी जा रही है और उनको जो भी कार्रवाई करना है वो हो रही है। इजराइल चाहता है या चाहता था, अब वो मुमकिन नहीं है। ट्रंप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जंग जारी रखना या दोबारा बमबारी करना अमेरिका के हित में नहीं है, और ईरान तैयार है जवाब देने के लिए। और ईरान भी कुछ हद तक इस बातचीत में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और बल्कि ट्रंप को मदद कर रहा है इसमें। ये स्टेप बाय स्टेप हम बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर एप्स्टीन फाइल या कुछ और मसले से दबाव में आते हैं ट्रंप इजराइल के नेतन्याहू से, तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ग्राउंड ट्रूप भेजने की जो है बात अब मेरे ख्याल से ट्रंप ने खत्म कर दी है, क्योंकि उनको नताइज बता दिए गए हैं कि इतने जख्मी या हलाक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अमेरिका कोई जंग के लिए प्रयास नहीं करेगा, लेकिन अभी भी ये नेतन्याहू को जैसे ओपन है ये पॉसिबिलिटी। अमेरिका जंग नहीं करेगा, लेकिन नेतन्याहू अब भी कोशिश करेगा कि अमेरिका फिर से हमला कर दे ईरान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।